हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष गौतम आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC यानी कि हर बच्चे की क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। हम लोग पढ़ के आ रहे थे बच्चे, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, क्लास 12th इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में? डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। चलिए, तो देखिए बच्चे, अगर हम लोग आम भाषा में बात करें, लेमैन लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, तो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं, यानी कि हमारे देश की गवर्नमेंट का शासन जिस जिस एरिया के अंदर होगा उस कंप्लीट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ये हो जाएगा आम भाषा में। लेकिन हम लोग पढ़ रहे बच्चे नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। कैसे? चलिए देखते हैं। अपना डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है बच्चे हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर पेपर में आ जाता है इकोनॉमिक टेरिटरी तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है, डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी एरिया जहां पर किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक है, और उस कंट्री के अंदर इंडिया के, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में हमारा कंट्रोल है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उस पूरे कंप्लीट एरिया के अंदर जो भी लोग हैं और जो भी गुड्स हैं और जो भी कैपिटल हो गया यानी कि मशीन वगैरह फ्रीली सर्कुलेट करेगा, यानी कि बिना किसी रोक टोक के वो कहीं पर भी सर्कुलेट हो सकते हैं। उसको बोलेंगे हम लोग क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी। देखते हैं डेफिनेशन इसकी। इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government। किसका कंट्रोल है? किसी गवर्नमेंट का। with in which peoples, goods and capital circulates freely। देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर एडमिनिस्टर होगा यानी कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, और उस एरिया के अंदर वहां के लोग, गुड्स, कैपिटल, ये पीपल्स यानी गुड्स हो गए, गुड्स यानी कि पीपल्स यानी कि इंसान लोग हो गए, सॉरी मैंने गुड्स बोल दिया था। पीपल्स यानी कि इंसान हो गए, गुड्स यानी कि वहाँ की वस्तु सामान वगैरह हो गए, कैपिटल यानी कि वहाँ की कोई भी मशीन वगैरह हो गई, सर्कुलेट करेगी फ्रीली यानी कि बिना किसी रोक टोक के। अब इसके अलावा हम लोग बोल रहे थे कि नेशनल इनकम के अंदर इसको थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। कैसे? वाइडर कॉन्सेप्ट में। तो कुछ चीजें इसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं। देखते क्या क्या चीजें ऐड होंगी। इट इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होने वाली हैं एक एक करके देखते हैं। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स owned and operated by
नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट बोलो चाहे रेजिडेंट बोलो एक ही बात है, ऑफ अ कंट्री विद इन 2 और मोर कंट्रीज। पानी के जहाज हो गए, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज हो गए, वो सभी किसी एक देश के लोगों ने ओन किए, यानी कि उनको खरीदा हुआ, वहाँ के लोग उसके मालिक हैं और ऑपरेट भी वही लोग कर रहे हैं। कहाँ पर? किन्हीं भी 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। तो उसको हम लोग अपनी, यानी कि जिस देश से वो लोग बिलोंग करते हैं उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन कनाडा एंड जापान। ये प्लेन जो कंपनी है एयर इंडिया, नाम से पता लग रहा है कि इंडिया का रेजिडेंट है। ऑपरेट करते हैं प्लेन्स को कहाँ पर? 2 कंट्री के बीच में, कनाडा में और जापान में। यानी कि लैंड किसका है? कनाडा का होगा, जापान का होगा। लेकिन अगर एयर इंडिया प्लेन्स ऑपरेट कर रही है और इंडिया की कंपनी है या इंडिया का रेजिडेंट है, तो हम लोग उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। जस्ट किसके लिए? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शिप्स ऑपरेटेड बाय रशियंस, ठीक है, रशिया की कोई कंपनी है जो किसको ऑपरेट कर रही है? पानी के जहाजों को, बिटवीन यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। कंपनी कहाँ की? रशिया की। क्या ऑपरेट कर रही है बच्चे? पानी के जहाज। किन देशों के बीच में? यूएसए और इंग्लैंड के बीच में, यूके के बीच में। तो इसको कहाँ का मानेंगे? रशियाई कंपनी है तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का इसको पार्ट इंक्लूड कर लेंगे। सेकंड, हम लोग बात कर सकते हैं अब एम्बेसीज कॉमा कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स of a country। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले एम्बेसीज होती क्या है? आप लोगों ने बच्चे इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया हो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया है? 1991 के अंदर इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया है। जब से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया है, हम लोगों के ट्रेडिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो अभी हमें क्या नीड होता है कि हम लोग दूसरे देशों के साथ क्या रखेंगे? अपने रिलेशनशिप्स को प्रमोट करेंगे। रिलेशनशिप कैसे? चाहे वो बिजनेस के हो सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर इंडिया के लोग बाहर एब्रॉड में रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, उनको सोल्व करने के लिए क्या बनाई जाती है? एम्बेसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है। अच्छा, अब एम्बेसी जो होती है बच्चे, वो वहाँ के कैपिटल सिटी के अंदर होगी। कहाँ पर होगी? कैपिटल सिटी के अंदर होगी। जैसे कि इंडियन एम्बेसी यूएसए में, यूएसए कैपिटल सिटी यानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर पाएगी। कहाँ पाएगी? वॉशिंगटन डीसी के अंदर पाएगी। और वो इंडिया को प्रमोट कर रही है कहाँ पर? यूएसए के अंदर। तो एम्बेसी कहाँ की? इंडिया की। कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। यानी जमीन किसकी है? यूएसए की। एम्बेसी किसका है? इंडिया का। किसका पार्ट मानेंगे? इंडिया का। यानी जिस देश की एम्बेसी उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट उसको मान लेंगे। देन हम लोग बात करते हैं बच्चे कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट होते क्या हैं? कॉन्सुलेट बिल्कुल काफ़ी हद तक आप कह सकते हो एम्बेसी जैसे होते हैं, वैसा ही काम करते हैं। बट
फ़र्क कितना है कि जो एम्बेसी होती है वो एक होती है, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में सिर्फ सिंगल होगी, ठीक है। इंडिया के कॉन्सुलेट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितने मर्जी हम लोग ओपन कर सकते हैं, 1 2 3 4, जितने हम लोगों को ज़रूरत है उतने ज़्यादा हम लोग कॉन्सुलेट्स ओपन कर सकते हैं। अब जरा आप सोचो, यूएसए में इंडिया के पीपल्स जो है वो वहाँ पर रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अलग पर्पज से जा रहे हैं। अब यूएसए कोई छोटा कंट्री नहीं, काफ़ी बड़ा कंट्री है। और इंडिया के लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ वॉशिंगटन के अंदर होंगे, अदर जगह पे भी हो सकते हैं, न्यूयॉर्क में होंगे, बाकी इंडियाना हो गया या कोई भी और अदर प्लेस होगी वहाँ पर होंगे। अब उन लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो लोग डायरेक्ट वॉशिंगटन डीसी तो भाग कर नहीं आने के, तो कहाँ पर जाएंगे वो लोग? कॉन्सुलेट्स में जाएंगे जो उनके नियर बाय काउंसिल होगा, ठीक है। और कॉन्सुलेट्स में और एम्बेसी में फ़र्क क्या है? काम में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस मेन फर्क किस बात का है? एम्बेसी एक होती है और कॉन्सुलेट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कॉन्सुलेट्स को ओपन किया जाएगा वहाँ के बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर और एम्बेसी को ओपन करा जाएगा वहाँ के कैपिटल सिटी के अंदर, वहाँ की राजधानी के अंदर। देन बात करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते क्या हैं? आप लोगों ने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुना था कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया, ठीक है। अब अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से पहले कौन था? यूएस लोग थे, अमेरिकी लोगों ने या अमेरिकी आर्मी ने अपने बेस बना रखे थे। तो क्या होता है बच्चे, कई बार किसी अदर कंट्री के अंदर दूसरे कंट्री की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाई जाती हैं। अब वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस कंट्री की होंगी उसको उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी मानकर चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए सीरिया था, अफगानिस्तान था, या और भी अदर कंट्री जहाँ पर उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर यूएसए का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर सीरिया में है, लैंड किसका? सीरिया का, एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसका? यूएसए का। किसकी टेरिटरी? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी। सेम सेंस में अगर इंडिया का कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड के किसी अदर कंट्री के अंदर है, फोर्स है नेपाल में, भूटान में, अदर कहीं और जगह पर है, तो जगह तो वो हमारी नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम को काउंट करने के पर्पज से हम लोग उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट, फिशिंग वेसल्स oil and natural gas rigs, oil and natural gas rigs operated by the residents of a country in international water where they have exclusive rights। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस पॉइंट को बच्चे। फिशिंग वेसल होता है मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरों की नाव या बड़े जहाज होते हैं उनको फिशिंग वेसल बोलेंगे। अब बात करते हैं रिग्स। रिग होते क्या है? रिग मतलब आर फॉर रोटेशन, आई फॉर इन, जी फॉर ग्राउंड, ठीक है। रोटेशन इन ग्राउंड दैट इज कॉल्ड रिग, ठीक है। और एक से ज़्यादा रिग है तो रिग्स बोल देंगे। एस लगाया है रिग्स में उसको प्लूरल करने के लिए। तो जो बड़े बड़े इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑयल की रिसर्च में, नेचुरल गैस की रिसर्च में जाती हैं। तो वहाँ पर हमारी बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, मशीन होंगी जिनको रिग बोला जाता है, और वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और इंटरनेशनल वाटर कहाँ पर? जहाँ पर हमारा कंप्लीट एक्सक्लूसिव राइट होगा, उसके अंदर जो भी हम लोग वहाँ से इनकम जनरेट करेंगे या जो भी पैसा आएगा बच्चे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, इंटरनेशनल वाटर का एक पॉइंट और ध्यान रखना, होता क्या है थोड़ा यहाँ देखना। जैसे कि बच्चे ये मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ,
ये पानी स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, सी है, सी के इस तरफ लैंड है, ठीक है। जहाँ से ये लैंड स्टार्ट हुआ, जैसे ये लैंड खत्म हुआ, जहाँ से पानी स्टार्ट हुआ, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, कितने माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ये अप्रोक्स होता है आपका 19.603 किलोमीटर्स के अराउंड। तो ये पूरा ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे कंप्लीट एक्सक्लूसिव राइट होंगे, वहाँ से जो भी चीज़ें होंगी हम लोग अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हम लोगों ने बात करी है उन चीज़ों की जो हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब कुछ चीज़ें आती है जिनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ये रफ कर रहा हूँ इंक्लूड वाला। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसके साथ। इट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि कुछ चीज़ें जो हम लोग नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे उनकी बात करेंगे। पहला पॉइंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर इंडिया में अमेरिका की कोई एम्बेसी है, दूतावास है, कहाँ पर होगा इंडिया में, कैपिटल यानी दिल्ली के अंदर होगा। जगह किसका, इंडिया का। टेरिटरी किसका, यूएसए की। ऐसे दिल्ली के अंदर जापान की एम्बेसी है। लैंड किसकी, इंडिया की। टेरिटरी बच्चे किसकी, जापान की, ठीक है। तो अगर इंडिया में किसी विदेशी कंट्री का, बाहर के दूसरे कंट्री का एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो वो उस देश का जहाँ से बिलोंग करता है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है जो हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ, ठीक है। यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड लेवल की कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं। अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ना होकर वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर चला जाएगा। आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी अच्छे से क्लियर होगा। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ विद एक्सप्लेनेशन कि उसको हम लोग अपनी टेरिटरी का पार्ट माने या ना माने। चलिए ये बच्चे मैं रफ करता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके अलावा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पार्ट ऑफ आवर मतलब इंडिया, आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। कुछ पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है जैसे कि एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन लंदन। नेक्स्ट पार्ट है 4 से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
इन इंडिया। थर्ड है आपके पास कंपनी इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। फोर्थ हो जाता है रिलायंस ऑफिस इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हो जाता है इंडियन एम्बेसी इन जापान। सिक्स्थ ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना। रशियन एम्बेसी इन इंडिया। एट्थ है आपके पास टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन USA। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। आपको मालूम होगा किन किन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, किन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कमेंट में करके बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। पहला पॉइंट, एन इंडिया या इंडियन, ऐसा इंडियन लिख लो, एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन लंदन। देखो भाई लंदन विदेश में चला गया, कंपनी कहाँ की बच्चे, इंडिया की। किसकी टेरिटरी, क्या ये एम्बेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, काउंसिल है या फिशिंग वेसल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। अगर नहीं है तो वो टेरिटरी किसकी, जिस देश की है, लंदन यानी कि इंग्लैंड। और इंडियन कंपनी बेशक से है लेकिन वो इंग्लैंड के एरिया में है और ऊपर बताई गई चीज़ों में से नहीं है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बच्चे नहीं आएगा। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है इंडिया में, किसका ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है ऊपर बताई बातों में से कुछ भी नहीं है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मिलिट्री, कौंसिल, एम्बेसी वगैरह नहीं है, ये कोई ऐसी अदर कंपनी है और इंडिया में है। इंडिया की जगह तो यस, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये आ जाएगा। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापान या जापानीज, कोई जापान का बंदा है, उसने इंडिया में कोई कंपनी खोली हुई है, जगह किसकी, इंडिया की। तो ऊपर बताई गई चीज़ों में से नहीं है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा बच्चे, क्योंकि लैंड इंडिया की है, लैंड इंडिया की है। अगर वो ऊपर बताई गई चीज़ों में से नहीं है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। ऐसे ही अच्छा रिलायंस का ऑफिस है न्यूयॉर्क में, रिलायंस मालूम है इंडियन कंपनी अंबानी साहब की, ठीक है। कहाँ पर है बच्चे, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। जगह किसका, अमेरिका का। ऑफिस किसका, इंडियन का। लेकिन ऊपर बताई गई चीज़ों में से नहीं है तो ये इंडिया का टेरिटरी नहीं बनेगा। नेक्स्ट इंडियन एम्बेसी। सर एम्बेसी आ गया तो जी कहीं पर हो जाए, चाहे जापान, चाहे चाइना, चाहे पाकिस्तान, इंडिया की पार्ट में आ जाएगा। ब्रांच ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक है। क्या बैंक पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर, नहीं पढ़ा। कहाँ पर है, चाइना में है। तो क्या इंडिया में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर बताई गई चीज़ों में से नहीं है। रशियन एम्बेसी इंडिया में है। बच्चे एम्बेसी आ गया जिस देश से बिलोंग करती है तो वो उस देश की, ना कि इंडिया की। और हम लोगों से पूछा है आवर यानी कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा, तो इंडिया की में नहीं आएगा।
टाटा ने कोई बिल्डिंग परचेज की है, ओन कर रखी है इंग्लैंड में या अमेरिका में। यहाँ पर क्या है बच्चे, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में टाटा की कोई बिल्डिंग है और उसने अपनी बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा रखा है, किसको, गूगल को। ठीक है, गूगल ने वो बिल्डिंग टाटा की रेंट पे ले रखी है या लीज पे ले रखी है। क्या ये ऊपर बताई गई चीज़ों में से है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारा ही टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इस टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से पढ़कर जाना, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने वाला है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।